Iran is now under a nationwide internet blackout as anti-government protests continue for today. Iran is experiencing a nationwide internet blackout as protests continue to erupt across Iran in multiple cities. Clashes reported there as human rights organizations say demonstrations are now unfolding in more than 111 different locations. ईरान में खुमैनी की इस्लामिक सरकार ने अपने ही जनता के कत्ल आम की कवायद को और तेज कर दिया है। खुमैनी की इस्लामिक सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है और सूचना क्रांति के दौर में खबर रुकती कहां है। कहा जा रहा है कि अब तक लगभग 6000 लोग मारे जा चुके हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है। जितने लोग मारे गए उनकी संख्या लगभग 500 से शुरू हुई, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 4000, फिर 6000 और अभी तक कोई सही तथ्य नहीं जानता कि कितने लोग मारे जा चुके हैं खुमैनी की इस्लामिक सरकार के खिलाफ। ये लोग उस खुमैनी की सरकार से लड़ते हुए मारे गए हैं जिनसे आज से लगभग 47 साल पहले जिन पर जबरन बुर्का थोपा गया था, जिन लोगों का तलाक से कोई लेना देना नहीं था, जिन लोगों का 3 तलाक, हलाला, इस टाइप की कुरीतियों से कोई लेना देना नहीं था। ये एक बाहर से आया हुआ एक मजहब था जो जबरदस्ती फारसियों पे थोप दिया गया था। सबसे पहले देखिए इस तस्वीर को। ये फोटोग्राफ स्टिल है मगर इसकी कहानी कहती बहुत कुछ है। ये कहानी है दर्द से हौसले तक की, सफर की और अत्याचार की, बगावत की। ये कहानी है तानाशाह की और उसके डर की, आजाद महिलाओं से उसके डर की। विश्वास मानिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ईरान में गृह युद्ध चल रहा है तो आप गलत हैं। ईरान में तानाशाही से स्वाभिमान लड़ रहा है। एक मुल्क की घर वापसी हो रही है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, एक मुल्क की घर वापसी हो रही है। तो जाहिर है ईरान की जो इस्लामी सत्ता है वो उन लोगों के खिलाफ जो इस जबरन थोपे हुए मजहब के खिलाफ खड़े थे उन्हें खुदा का दुश्मन करार देकर के मौत के घाट उतार रही है। और इस कदर उतार रही है, मीडिया को ऐसे छुपा करके रखा जाता है सारी बातों को कि लोगों को पता ही नहीं लगे कि अब तक कितने लोगों को मार दिया गया है। सामूहिक मतलब एक कम्युनिटी वाइज एक लोगों को दफनाया जा रहा है। उनके घर वालों तक को खबर नहीं दी जा रही कि किसके बच्चे कहां पे दफन भी है या नहीं है। और ये सब चल रहा है इस्लाम के नाम पर आज के ईरान में। पर दोस्तों ईरान शुरू से ऐसा नहीं था। 1979 में रजा शाह पहलवी के जाने से पहले और अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी के आने से पहले ईरान कुछ ऐसा लगता था। Iran, a country brimming with energy, exploding with construction and development, a dynamic state with a thriving capital. Habits, prejudices. When so many monarchies perished, Mohammad Reza Shah had हैरान रह गए ना। फरवरी 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला खुमैनी का ईरान में एक हीरोइक वेलकम होता है। उसे देश का एक सर्वोच्च नेता माना जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात बताने जा रहा हूं। अयातुल्ला खुमैनी 1965 से 1978 तक, मतलब याद रखिएगा 1979 में वो ईरान वापस आता है। तब तक अयातुल्ला खुमैनी ईरान के परंपरागत दुश्मन इराक के घर मेहमान नवाजी का मजा और लुत्फ उठा रहा था। कुछ ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति भारत के परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान में रह रहा हो, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारता हो, वो भारत में आए और भारत में आने के बाद जाहिर सी बात है वो करेगा क्या, वो उस शासन को लागू करने का प्रयास करेगा जिससे वहां के यानी कि मान लीजिए भारत के लोगों का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा ही कुछ ईरान में भी होता है। मार्च 1979 में ईरान में एक जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराया जाता है और उसमें वोट देने वाले, माफ कीजिएगा पॉपुलेशन नहीं कह रहा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वोट देने वाले लोगों में से 98% लोग वोट देते हैं कि ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। और जो लोग ईरान को इस्लामिक गणतंत्र देने के लिए वोट नहीं देते या सोचते हैं कि हमारा क्या लेना देना है इस वोट से, कोई बात नहीं, हमारे वोट देने न देने से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा ही रोना कुछ हमने सुना 1947 के भारत में। लाहौर में भी वोटिंग हुई थी। कई लोग, लाहौर बेसिकली मैं यहां आप लोगों को बताना चाहता हूं, बेसिकली एक हिंदू बहुल क्षेत्र था या शहर था। वहां पर बहुत से हिंदू थे, वो गए ही नहीं वोट देने के लिए। एंड में लाहौर जो था वो पाकिस्तान में चला गया। आज आप लोग खुद ही सोच करके बताइए, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं
कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया लाहौर में, वो हिंदू आज लाहौर में कहीं दिखते हैं क्या? उनका एंड में क्या हश्र हुआ? ये मैं बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग समझें आपके एक वोट की भी कीमत कितनी है। और एग्जाम्पल सामने है कि whenever they are example to support that what you are saying is right, do quote them। इसीलिए मैं कोट कर रहा हूं कि यार देख लीजिए ईरान में क्या हुआ है और वही लाहौर में क्या हुआ। तो आज जब आप भारत में रहते हैं तो अपने एक एक वोट की कीमत समझिए। ईरान में जो हो रहा है वो आपके लिए सबक होना चाहिए। बैक टू आवर सब्जेक्ट, लौट चलते हैं ईरान की तरफ। तो 1979 में ईरान बन जाता है एक इस्लामी मुल्क। अब इस इस्लामी मुल्क में लागू क्या होता है? निकाह हलाला। लागू क्या होता है? बुर्का। लागू क्या होता है? 3 तलाक। लागू क्या होता है? धरती चपटी है। लागू क्या होता है? कठमुल्लावाद। अब कठमुल्लावाद का एक एग्जांपल यहां पे हुआ कि मैं आपको बताता हूं। यहां पर ईरान में एक कोड बनाई जाती है। उस कोड में जो लोग डिसाइड करते थे कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता, वो 12 मेंबर्स की कमेटी थी। उनमें से 6 जो लोग थे, वो 6 लोग वो लोग थे जो कि मुल्ला थे, यानी कि कठमुल्ला तय करता था कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो वहां के जो तथाकथित सेकुलर थे, दे वर थ्रोन आउट द विंडो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोग जानते भी हैं कि ईरान शब्द का अर्थ क्या होता है। ईरान शब्द की उत्पत्ति आर्य शब्द से ही हुई है। प्राचीन ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में आर्यों की पौराणिक मातृभूमि को एरियानेम विजाह कहा गया है, जिसका अर्थ है आर्यों का विस्तार। वैसे प्राचीन फारसी सभ्यता और प्राचीन भारतीय सभ्यता में बहुत सारी समानताएं हैं, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से मानी जाती है। क्योंकि दोनों ज़ोरास्ट्रियन और हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि हिंदुओं में कोई भी शादी बिना अग्नि के कंप्लीट नहीं होती, वैसे ही ज़ोरास्ट्रियन धर्म में भी फायर टेंपल्स होते थे जहां अग्नि को कहीं पर भी बुझने नहीं दिया जाता था। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हिंदुओं में जनेऊ संस्कार होता है, वैसे ही फारसियों में भी नवजोत संस्कार होता है, जिसमें बच्चा कुश्ती नामक एक पवित्र धागा पहनता है, जैसे हम लोग जनेऊ पहनते हैं। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में सोम नामक पेय का वर्णन है, ये आप सब लोग जानते होंगे। सोमरस सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे ही जो फारसी सभ्यता थी, उस सभ्यता में होम, जैसे हमारे यहां सोम कहा गया है, उनके यहां होम कहा गया है, उस पेय का वर्णन है। और जैसे हमारे यहां ऋग्वेद में इसका वर्णन है, वैसे ही उन लोगों की धार्मिक पुस्तक अवेस्ता में इसका वर्णन किया गया है। हालांकि समय के अनुसार दोनों भाषाओं में, क्योंकि एक तो समय का गैप था प्लस डिस्टेंस का भी गैप था, तो कुछ शब्द थे जिनका अर्थ बदल गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिंदू धर्म में देव पूजनीय हैं और असुर राक्षस। तो वैसे ही ज़ोरास्ट्रियन धर्म में, जो कि फारसी का ओरिजिनल धर्म था, अहूरा सर्वोच्च शक्ति मानी गई है और देव एक बुरी शक्ति मानी गई है। बस वर्ड्स ट्रांसलेट हो गए हैं, क्योंकि डिस्टेंस था, क्योंकि समय था, इस कारण से दोनों के शब्दों का अर्थ बदल गया। दोनों ही संस्कृतियों में मित्र, वरुण, वेग जैसे शब्दों का वर्णन है, अवेस्ता में भी और ऋग्वेद में भी। कहने का अर्थ इतना सा है, जो हमारी मनुस्मृति में लिखा है ना, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। 1979 की क्रांति के बाद जहां पर कभी स्त्री की पूजा होती थी, वहां पर इस्लामिक क्रांति के बाद वहां पर स्त्री सिर्फ एक उपयोग की वस्तु रह गई। वो खेती हो गई थी जहां हल जोते जाते थे, काला तंबू था, उसके अधिकार किसी भी पुरुष से आधे थे। और यह उस संस्कृति का प्रभाव था जो कि रेगिस्तान से आई थी, जिसका ईरान से कोई लेना देना था ही नहीं। कबीलाई व्यवस्था को थोप दिया जाता है उस जगह जो आर्यों की भूमि कहलाती थी। 1979 के बाद वर्ष आता है 1980। अब इस समय क्या होता है, जो इस्लामी कानून होता है वो थोप दिया जाता है इन लोगों के ऊपर। अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती तो उसकी सजा थी 70 कोड़े, क्योंकि शरिया लागू था। आपको मैंने जैसा पहले दिखा रखा है, ईरान की अपनी फुटबॉल टीम थी, वो लोग फुटबॉल खेलती थी, डॉक्टर्स थी, इंजीनियर्स थी, मगर अब नई व्यवस्था के आ जाने के बाद कोई भी महिला को जज बनने का अधिकार नहीं था। वो सिर्फ एक कठमुल्ला के पास था। वो अपने बच्चों की कस्टडी नहीं मांग सकती थी, वो तलाक भी नहीं दे सकती थी। यानी कि जो सोसाइटी था उसका जो पैराबलम था वो एक तरफ ही झुक गया।
रेगिस्तान की तर्ज पर विवाह की आयु 18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष कर दी जाती है। सड़कों पर गश्त करने के लिए कौम-ए-तेह यानी कि मोरालिटी पुलिस का गठन किया जाता है। अब ये मोरालिटी पुलिस जो थी बड़ी विचित्र सी थी। अगर मान लीजिए कहीं कत्ल हो रहा है तो ये पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन हां अगर औरत ने हिजाब नहीं पहना, मैं तो नारी कहूंगा, वैसे औरत शब्द मेरे को तो घटिया लगता है, अगर नारी ने हिजाब नहीं पहना तो उसे 70 कोड़े ये तत्काल मार सकते थे, जब मूड में आया तब। बाल दिख रहे हैं तो, लेकिन हां कत्ल हो रहा है, डकैती पड़ रही है, वहां पर ये डरपोक पुलिस डर के भाग जाया करती थी। पता नहीं कैसे मॉरल्स थे। अब ये सब थोपी हुई नौटंकियां देखने के बाद में सन 2022 में जनता खुमैनी के खिलाफ सड़कों पर उतर आती है। जो रेबेलियन होता है खुमैनी के खिलाफ, उसका नारा होता है महिला, स्वतंत्रता, जीवन, यानी कि वुमेन, लाइफ, फ्रीडम। अब जब यह विद्रोह चल रहा था तो 16 सितंबर 2022 को एक कुर्द महिला जिसका नाम महसा अमीनी होता है, उसकी नैतिक पुलिस द्वारा हत्या हो जाती है या कर दी जाती है। आपको पता है महसा अमीनी का जुर्म क्या था? उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था पर ठीक से नहीं पहना था। इसको लेकर के जनता में उफान आता है। जाहिर है लोग बगावती सुर अपनाते हैं और कठमुल्लों की जड़ें हिलने लगती हैं। और हिलाने वाला और कोई नहीं, वही महिलाएं होती हैं जिन्हें ये पिछले 50 सालों से दबाते आ रहे थे, जिन पर एक थोपे हुए रेगिस्तान के यहां से आए हुए मजहब को इंपोज कर दिया गया था। ऐसी ही एक महिला होती है 16 वर्षीय अरमिता गेरावंद, जिसकी अक्टूबर 2023 में तेहरान मेट्रो पर गर्श-ए-इरशाद के साथ झड़प होती है, यानी कि वही मिलिट्री पुलिस, और वो कोमा में चली जाती है। उसके बाद उसकी ये जो 16 वर्षीय बच्ची थी, इसकी डेथ हो जाती है। इस पर भी इल्जाम वही होता है कि तुमने हिजाब ठीक से नहीं पहना। प्रश्न है ये इस नैतिक पुलिस में खुद कितनी नैतिकता थी। ऐसी ही एक और महिला थी डॉक्टर जहरा बनी याकूब, उनको भी यही मॉरल पुलिस गिरफ्तार करती है, मारती है, बाकी इनकी कस्टडी में उनकी डेथ हो जाती है। हम लोग यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पर जाएं, 2022 के विद्रोह में 500 से अधिक डेथ्स होती हैं। 2025-26 में डेथ्स की कोई गिनती ही नहीं है। कहा जाता है 110, कभी 210, कभी 310, कभी 1000, 2000, 3000, 5000, पता ही नहीं है कितनी डेथ्स हुई हैं। ये जेनोसाइड है। जेनोसाइड तो एक कौम का सुना था, लेकिन जेनोसाइड एक, मान लीजिए जैसे हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ कश्मीर में, वो जेनोसाइड था। जैसे हिंदुओं का जेनोसाइड अभी हो रहा है बंगाल में, वो जेनोसाइड है। जैसा संदेश खाली में हमने देखा, जब वहां पे कहा जाता है कि हिंदू की औरतों हमें अपने पास में छोड़ दो, और ममता बनर्जी बैठ के देख रही थी, हाँ वो जेनोसाइड होता है। लेकिन ऐसा जेनोसाइड जहां पर औरतों को मारा जा रहा है, और सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना, तो आप देख लीजिए ये नैतिक पुलिस वाले इनके कितने नैतिक हैं। और यहां पर एक बात और गौर करनी की है, जितने ये लोग बताते हैं ना कि इस पुस्तक में ये लिखा है, वो लिखा है, फला लिखा है, फला लिखा है, आपने एक ईरान के एक, अरे ईरान छोड़ो यार, भारत के एक मौलवी से सुना है कि वहां जो हो रहा है गलत है रहा है? जो जय फिलिस्तीन का यहां पे नारा मारता है, उसके कभी जुबान से ईरान में जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलते हुए सुना है? प्रियंका वाड्रा आई स्टैंड विद फिलिस्तीन का बस्ता लेकर के जाती हैं। आई स्टैंड विद इजरायली वुमेन का कभी आपने उन्हें नारा मारते हुए सुना है? वो बैग टांगे हुए देखा है? प्रश्न नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली विद्रोह कठमुल्लों के खिलाफ है, कुछ स्वतंत्र महिलाओं का, और ये उसको छेड़ करके अपना वोट बैंक नहीं मिलाना चाहते। ना ओवैसी, ना प्रियंका वाड्रा, ना राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी, जितने भी ये सेकुलर हैं, इवन जो कम्युनिस्ट हैं, कभी आपने उनको देखा है, बोला कुछ भी बोलते हुए सुना है? अभी जो ईरान में बगावत चल रही है, ईरान की कैपिटल है तेहरान, जो मैंने लेटेस्ट खबर सुनी थी कि अब तक वहां पर लगभग 40 मस्जिदों को जला दिया गया है, खाक कर दिया गया है, जिनमें अल रसूल और अल अबूजर मस्जिदें शामिल हैं, जो कि तेहरान की प्रमुख मस्जिदों में से एक थी। फहान और मशहद जैसे शहरों में भी सुनने में आया लगभग 15 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया है। डेफिनेटली ये विद्रोह है, मगर विद्रोह क्या देश के खिलाफ है? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान में जो हो रहा है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण है। मगर यहां पर भी प्रश्न यह है
कि अगर आप देखें ईरान के पास तेल तो एम्बुलेंस में था, तो फिर ईरान में एक $US की कीमत कितनी है आप जानते हैं? 14 लाख रियाल। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हां, जो वो सिस्टम उसने क्रिएट करा है वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि जो सभ्यता होती है वो स्थिति का नाम है, सभ्यता स्थिरता का नाम नहीं होती। जो 1400 साल पहले रेलेवेंट था उसकी रेलेवेंस अब भी बने रहेगी, तो शायद इकोनॉमी चल ना पाए। एक्चुअली क्या है, जहां जहां पर इस्लामी कानून लागू होते हैं, जैसे इस्लामी कानूनों में बैंक्स जो हैं, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें इंटरेस्ट दिया जाता है। तो जब वर्ल्ड में आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो वहां पर लेन देन में बड़ी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वो कहेंगे कि भैया इस बैंक में मत डालो। लेकिन हालांकि ऐसा मैंने इंडिया में कभी देखा है, क्योंकि किसी भी जो ईमान का पक्का हो उससे पूछ के देख लो कि तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपए डाल दूं, वो 2 मिनट में तैयार हो जाएगा, भले ही कितना इंटरेस्ट आ रहा हो। 2 मिनट तो मैं शायद बड़ा कह गया। और अगर किसी को लग रहा है मैं गलत कह रहा हूं तो पता कर लो, AIMIM जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या उसका कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन आज तक नहीं हुआ? तो जैसे इस्लाम में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम अलाउड नहीं है, तो जो जैसे मैं आपको बता चुका हूं, जो अभी जो प्रेजेंट जो बिजनेस चलता है उससे सामंजस्य बैठाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब जब पैसा नहीं होता तो इनोवेशन के लिए भी कुछ नहीं है। बिजनेस क्या है? एक नया इनोवेशन, एक नई चीज आप लोगों तक ले जाएं। जब पैसा ही नहीं तो इनोवेट क्या होगा? महिलाओं की भागीदारी नहीं होती। अगर महिलाओं के द्वारा कुछ भी चीज रचित है उसको आप नहीं इस्तेमाल करते, तो जो महिला डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो बनाया है उन दवाइयों को क्यों खाते हो भाई? मत खाओ। मगर पूरा ईरान में जितने भी, अगर मान लीजिए इनके जितने कठमुल्ला हैं, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए ईरान में क्यों इंडिया में ही हो जाए, उनसे कहो ये गोली खा लो भैया, ये किसी इजरायली ने बनाई है, इसे खा के तुम ठीक हो जाओगे, क्या ये लोग अपनाएंगे? नहीं। 4 मीनार से एक आवाज आपने उठती हुई सुनी होगी, और वो आवाज ये है कि एक बुर्के वाली को भारत का पीएम बनाना है। ये कभी क्यों नहीं ये लोग कहते कि एक मुसलमान को भारत का पीएम बनाना है? जानबूझ के यही क्यों कहा जाता है, जिससे ये अपना जितना इनकी नौटंकी है उसको जाहिर कर पाए कि बुर्के वाली को प्रधानमंत्री देश का बनाना है। क्या दूसरे शब्दों में ओवैसी 4 मीनारा ये तो नहीं बोलना चाह रहा कि भारत में शरिया लागू करना है, और शरिया का क्या अंत होता है ये मुसलमान महिलाएं भारत की बखूबी देख लें। जो लोग भारत में सर तन से जुदा के नारे मारते हैं ना, जाकर के यही नारे सऊदी अरेबिया में मार के दिखा दें। एक बड़ी मजेदार सी बात मैंने सुनी थी कि बुर्के वाली को पीएम बनाना है, तो इस पे सैयद रिजवान अहमद जिन्हें मैं बहुत सुनता हूं और लाइक भी करता हूं, वो कहते हैं कि भैया ये बताओ कि अगर मान लो बुर्के वाली पीएम बन गई और उसका शौहर के, वो पीएमओ में है भाई, पीएम बन गई पीएमओ में रहेगी, उसका शौहर कहने लगा कि मैं तो एक और निकाह करूंगा, और मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, अगर बाद में फिर राजीनामा हो जाता है तो पीएम का निकाह हलाला जो है वो क्या पीएमओ में होगा? ईरान के मैटर पे अब देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी। और वेनेजुएला के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हालांकि ईरान के हालात बहुत बुरे हैं। खुमैनी सरकार एक तरह से बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आ रही है, सख्ती तो नहीं, मैं कहूंगा निर्लज्जता के साथ पेश आ रही है। लोगों को फांसी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ में उसमें विश्वास नहीं रखते। अरे तुम्हें एक चीज पे विश्वास है, वो तुम्हारा पर्सनल है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन तुम दूसरों पे जाकर के इम्प्लीमेंट करने लगो। कल को दोस्तों ये हमें सबक लेने की जरूरत है ईरान से। कल को यही चीज भारत में होने लगे, कल को किसी हिंदू महिला से कहा जाने लगे कि बुर्का पहनो, तब क्या होगा? ईरान में शासन जो मर्जी है वो करता रहे, लेकिन हां, जो लोग बगावत पे उतारू हैं वो भी झुकने को तैयार नहीं। एक शेर मुझे इस पे याद आ गया, और ये लोग जो वहां पे बगावत कर रहे हैं मैं उन्हें समर्पित करता हूं। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मुल्के गुले गुलजार बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी कृपया मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राजभक्त संकेत शत्रुविधि। नमस्कार, जय श्री राम। मैं क्या मानता हूं इसे आपको मानने की कदाचित आवश्यकता नहीं है, लेकिन हां, आप क्या मानते हो उसे मैं भी मानूं ये संभव नहीं। That's all for today. Good night, gentlemen. Do subscribe us.